नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लॉयर्स एंड जस्टिस पर। चेक बाउंस एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें अपना ही पैसा लेने के चक्कर में हमें कोर्ट के चक्कर काटने पड़ जाते हैं। दोस्तों, आप सभी जानते हैं, एक कहावत है कि पैसा दो और दुश्मनी मोल लो। मान लीजिए आपने अपने किसी फ्रेंड को या किसी मित्र को पैसे दे दिए तो आप रिकवरी कराना बड़ी मुश्किल हो जाता था और रिकवरी ही आप नहीं करा सकते थे, दोस्ती टूट जाती थी, बात करना बंद हो जाता था। अब आज की सिचुएशन में क्या हुआ, जब हम थोड़े से मॉडर्नाइज हुए और हमें नॉलेज का आभास हुआ तो हमने फिर कुछ चीज़ें ऐसी करनी शुरू कर दी। पब्लिक की मैं बात कर रहा हूँ कि कुछ लोग जब पैसा देते थे तो उसके बदले कुछ सिक्योरिटी जमा कराया करते थे। उस सिक्योरिटी में कुछ गोल्ड हो गया, प्रॉपर्टी हो गई है, एटसेट्रा, कुछ चीज़ें गिरवी रख दीजिए, आप गिरवी लेके पैसे रख लीजिए। इसी कंसेप्ट के ऊपर मुथूट फाइनेंस जैसी कंपनीज आई जिन्होंने गोल्ड के बदले लोन ऑफर करना स्टार्ट किया। टाइम पास हुआ, फिर और चीज़ें की जानकारी हमें मिलती गई, लोगों को मिलती गई। अब कई बार क्या होता है दोस्तों कि किसी के पास गोल्ड नहीं है या कुछ ऑर्नामेंट्स नहीं है, कुछ मूल्यवान वस्तु नहीं है, लेकिन क्योंकि उनको पैसे की बहुत आवश्यकता है तो वो अपने दोस्त, अपने रिश्तेदार, अपने सबसे करीबी लोगों को अप्रोच करते हैं। और उस सिचुएशन में जब अप्रोच करते हैं तो उनसे कुछ उम्मीद करते हैं कि मुझे आप इस सिचुएशन से निकालिए, मुझे पैसे दे दीजिए, मैं आपका पैसा कर्जा टाइम पर वापस कर दूंगा। तो इसके लिए लोगों ने फिर तरीके निकाले। उन्होंने चेक लेना स्टार्ट किया कि ठीक है, आपके पास कुछ ऐसी चीज़ नहीं है, आप हमें चेक दे दें और आप एक एग्रीमेंट बना लें कि कितने दिनों के अंदर आप हमारा पेमेंट वापस कर देंगे। तो चेक बना, एग्रीमेंट दिया गया और दोनों सिचुएशन को अगर हम क्लब करें तो फिर ये एग्रीमेंट वैलिड होता था और आप रिकवरी करा सकते थे, चाहे चेक बाउंस के थ्रू, चाहे आप रिकवरी सूट फाइल कर लीजिए सिविल कोर्ट के अंदर। दोनों ही सिचुएशन में आप करा सकते थे। अब आज की सिचुएशन जब बनी तो हुआ क्या कि अंबार लग गया चेक बाउंस के केसेस का डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में। मजिस्ट्रेट इतने परेशान हैं कि सर्विस ही नहीं होती है एक्यूज्ड पर्सन को, क्योंकि एड्रेस गलत दिया होता है। अब इसमें कहीं ना कहीं चेक लेने वाले की लापरवाही भी है, क्योंकि जब उसने चेक दिया तो उसने अपना एड्रेस भी बताया होगा, और अगर आप उसका एड्रेस नहीं जानते तो प्रॉपर आपको वेरीफाई करना चाहिए था। आपने वेरीफाई नहीं किया और जब आपको कोर्ट जाना पड़ा तो आपने उसका गलत एड्रेस कोर्ट में दिया जिसको सम्मन ही नहीं हो रहे। और बिना सम्मन के हमारे भारतीय लॉ के अंदर ये क्लियर रूल है कि जब तक सम्मन नहीं होंगे तब तक उसके खिलाफ कोई प्रोविजन या कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती है। तो हुआ क्या कि जब हम चेक लेते हैं किसी से, चेक पेमेंट नहीं हुई, जो हमने चेक लिया था वो हम चेक कोर्ट बैंक में अपना डाल देते हैं ताकि इनकैश हो जाए। लेकिन बैंक में जब वो बाउंस हो जाता है, आप लोग ये भी जानते हैं, मैं यहाँ ये भी क्लैरिफाई कर दूं कि चेक की वैलिडिटी आज की डेट में 3 महीने ही है। अभी आगे बढ़ जाए घट जाए कह नहीं सकते, पर अभी 3 महीने है। तो वो चेक जब तक वैलिड है डेट से, जो उसके ऊपर डेट डाली गई है, आपने बैंक में डाला, बैंक में वो बाउंस हो गया, वो किसी भी वजह से बाउंस हुआ। उसका कारण हो सकता है कि सिग्नेचर मिसमैच हो गए, सिग्नेचर जो चेक पे किए थे वो और जो बैंक के अंदर रिकॉर्ड में जो सिग्नेचर हैं उस व्यक्ति के, वो मैच नहीं कर रहे, तो चेक बाउंस हो जाएगा। इंक का गलत इस्तेमाल कर दिया, या फिर चेक पे जो अमाउंट लिखा है वो अमाउंट उस व्यक्ति ने, चेक देने वाले ने पहले ही ब्लॉक किया हुआ है, या वो चेक ही ब्लॉक किया हुआ है, या फिर वो अकाउंट क्लोज किया हुआ है। तो बहुत सारे रीजंस होते हैं। इन केस चेक बाउंस हो गया, चेक बाउंस होने के बाद आपके पास वापस आएगा, साथ में एक रिटर्न मेमो आएगी जिसमें लिखा होगा कि चेक आपका क्यों बाउंस हुआ, रीजन के साथ। जब वो चेक बाउंस हो जाएगा तो रिटर्न मेमो की डेट से आपको 30 दिन के अंदर एक लीगल नोटिस जारी करना है अपोजिट पार्टी को। ध्यान दीजिएगा, लीगल नोटिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और 30 दिन के अंदर ही जाएगा। 30 दिन के बाद जाएगा तो फिर चेक की आप केस फाइल नहीं कर पाएंगे, उसमें एक टेक्निकल डिफॉल्ट हो जाता है जिसका बेनिफिट एक्यूज्ड को मिलता है। तो अब आपने क्या किया, एक लीगल नोटिस इशू किया और उस लीगल नोटिस में 15 दिन के अंदर आप पेमेंट करने के लिए कहेंगे, यानी आप उसको 15 दिन का टाइम देंगे। अब जिस दिन उसको लीगल नोटिस मिला उसका टाइम पीरियड स्टार्ट 15 दिन का अक्यूज्ड का, जिससे आपको पैसे लेने हैं। अब 15 दिन का टाइम पीरियड जैसे ही खत्म हुआ उसका और उसने पेमेंट नहीं किया तो पेमेंट करेगा नहीं करेगा। तो जैसे ही उसने पेमेंट नहीं की 15 दिन के बाद करेक्ट 30 दिन तक
आपके पास केस डालने के लिए टाइम पीरियड स्टार्ट हो जाता है। अगर आप 30 दिन के बाद जाएंगे तो इस पर जजमेंट्स है कि इंटरटेन पिटीशन नहीं की जाएगी, यानी चेक वेस्ट हो गया। तो ध्यान दीजिएगा कि 30 दिन के बाद आपको नहीं जाना, 30 दिन के अंदर ही आपको जाना है और वो पिटीशन कोर्ट में फाइल कर देनी है। अब प्रॉपर पिटीशन कैसे फाइल करनी है, इसके लिए जुरिडिक्शन क्या होनी चाहिए, इसके लिए एक जजमेंट्स पास हुआ था, जिसमें पहले कुछ और जजमेंट्स थी पर उसको मॉडिफाई करके एक जजमेंट्स पास हुआ था आज से 13-14 साल पहले करीबन। उसमें यह कहा गया था जजमेंट्स में कि जहां पर पैसे लेने वाले का यानी चेक डालने वाले का बैंक का एड्रेस होगा, उस बैंक के हिसाब से जो पुलिस स्टेशन बनेगा, उस पुलिस स्टेशन के हिसाब से जुरिडिक्शन बनेगी कोर्ट की। उसी पैटर्न पे आज तक केस चलते आ रहे हैं। तो फिर वो दूर दराज इलाके में पहले क्या होता था कि जहां पर अक्यूज है वहां पर आपको केस फाइल करना है तो बड़ी मुश्किल, कोई व्यक्ति दिल्ली में रहता है और बैंगलोर में अपोजिट पार्टी रहती है, तो बैंगलोर में जाके केस लड़ूं मैं, तो बड़ी सिचुएशन खराब थी। तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने उसको चेंज किया और जहां पर कंप्लेंट था वहां पे एड्रेस किया। अब सिचुएशन कि हम कैसे केस डालें, कहां पर क्या करें, इस चीज पूरे पैटर्न को सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर से बदल दिया दोस्तों। और इसमें एक नई जजमेंट पास हो गई अभी रिसेंट। मैं आपको जजमेंट्स का नाम और उसमें इंपॉर्टेंट चीजें बताने जा रहा हूं, गौर फरमाइएगा। तो दोस्तों इसमें यह है न्यू गाइडलाइंस फॉर एक्सपीडियस डिस्पोजल। देखिए सबसे बड़ी इस जजमेंट में अगर हम पढ़ें तो सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक सुप्रीम कोर्ट ने माना है, बेंच ने, वो ये कहा है कि सबसे बड़ा जो दिक्कत है चेक बाउंस के डिले होने में, चेक बाउंस केसेस के डिले होने में, वो ये है कि अपोजिट पार्टी को यानी अक्यूज को सम्मन ही नहीं होते टाइम पे। 5-5 साल, 6-6 साल, 4-4 साल, 3-3 साल निकल जाते हैं, लेकिन अपोजिट पार्टी को सम्मन नहीं होते। उसमें सबसे बड़ी वजह एक तो ये होती है कि चेक लेने वाले के पास एड्रेस ही नहीं होता कंफर्म। उस सिचुएशन में वो फंसे रह जाते हैं। तो उस चीज से बचने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक न्यू गाइडलाइंस को अप्लाई कर दिया। ध्यान दीजिएगा। अब क्या होगा कि देखिए जब सम्मन्स कराया जाता है तो सम्मन कराते समय क्या होता है कि अपोजिट पार्टी को स्पीड पोस्ट और आप कह लीजिए कि रजिस्टर्ड एडी के थ्रू सम्मन्स कराए जाते हैं कोर्ट से, पीएफआरसी। तो एक तो कोर्ट का व्यक्ति सर्विस कराता है, कोर्ट अपने तरीके से सर्विस कराती है, और एक रजिस्टर्ड एडी होता है, रजिस्टर्ड पोस्ट होती है, उसके थ्रू भी सर्विस होती है, इंडियन पोस्ट के थ्रू। यानी अपोजिट पार्टी को नोटिस कैसे पहुंचाया जाए, सम्मन कैसे पहुंचाया जाए, इसको हम सर्विस कह रहे हैं। अब इसमें क्या किया गया, नंबर 1 जो सुप्रीम कोर्ट ने मॉडिफाई किया, डुअल सर्विस फॉर सम्मन्स। सम्मन्स मस्ट बी सर्व नॉट ओनली थ्रू रेगुलर मोड बट आल्सो दस्ती बाय द कंप्लेंट एंड थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीन्स। अब यहां पर बात समझिएगा कि सम्मन्स को कंप्लेंट को भी दे दो और कंप्लेंट भी जाके खुद सर्विस कराए, तो वो कैसे होगा, इलेक्ट्रॉनिक मोड से। अब इलेक्ट्रॉनिक मोड कौन सा होगा समझिएगा। इलेक्ट्रॉनिक मोड ये होता है कि आप ईमेल से सर्विस करा दो, व्हाट्सएप से करा दो, मैसेज से करा दो, लेकिन ये कोर्ट अलाउ करे तब। तो इसमें यही गाइडलाइंस को दोबारा मॉडिफाई किया गया है कि आप ईमेल से करा लो, व्हाट्सएप से करा लो, कैसे भी करा लो। फिर आया ऑनलाइन पेमेंट फैसिलिटीज। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स मस्ट क्रिएट डेडिकेटेड ऑनलाइन पेमेंट्स लिंक्स। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स को डायरेक्शन दी गई कि आप डेडिकेटेड ऑनलाइन पेमेंट्स का यूपीआई जनरेट करके रखिए या ऐसा कोई मॉड्यूल बनाइए जिससे अगर अक्यूज चाहें तो वो ऑनलाइन पेमेंट कर दे। यानी जब अक्यूज को सम्मन्स होते हैं तो सम्मन से पहले जब उसको सम्मन रिसीव हो गए तो उसको पता लग गया कि मेरे को इतनी पेमेंट देनी है, मेरे खिलाफ केस भी फाइल हो गया, तो वो अगर पेमेंट करने का इच्छुक है तो अपनी पेमेंट को तुरंत करा दे, तो वो पूरे केस से बच जाएगा, केस खत्म। चेक का अमाउंट ही करा दे। अगर चेक का अमाउंट नहीं कराता है तो डबल तक फाइन जाता है। मान लीजिए 10 लाख का चेक है तो फिर उसमें 20 लाख तक फाइन हो सकता है और 2 साल की जेल भी है। तो उस पेनल्टी से बचने के लिए उसके पास ऑप्शन है कि जो चेक का अमाउंट है 10 लाख वही वो जमा करा दे, कंप्लेंट को दे दे, बात खत्म हो जाती है। अब आता है मैंडेटरी सिनॉप्सिस। जब हम केस फाइल करते हैं, ये थोड़ा टेक्निकल इशूज है, जब हम केस फाइल करते हैं तो हमें लिखना पड़ता है कि कब कब क्या क्या हुआ, तो एक डिटेल बना के अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप उसको दे दीजिए। जनरली हम अभी भी चीज़ें फाइल कर रहे हैं और लोग फाइल करते भी हैं, तो ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। नो प्री कॉग्निजेंस सम्मन्स। अभी 223 सेक्शन इंट्रोड्यूस हुआ था बीएनएसएस में, जो नया कानून लागू हुआ भारतीय नागरिक संहिता, उसके अंदर एक जो नया कानून लागू हुआ उसमें ये कहा गया था कि किसी के प्रति, किसी अक्यूज्ड के अगेंस्ट में अगर आप कॉग्निजेंस ले रहे हैं तो कॉग्निजेंस लेने से पहले आप उसको नोटिस, उसको एक बार सुनवाई का मौका दीजिए। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने इसमें कह दिया कि मजिस्ट्रेट आर नॉट रिक्वायर्ड टू इशू समन्स टू द अक्यूज्ड बिफोर टेकिंग कॉग्निजेंस ऑफ द कंप्लेंट।
यानी कंप्लेंट पे अगर आपको कॉग्निजेंस लेना है तो जरूरी नहीं है कि उसको समन इशू करें, यानी अब वो चीज़ें जो 2 to 3 की रिक्वायरमेंट थी वो खत्म कर दी गई। इससे थोड़ा सा और तेजी आएगी, यानी वो एक हिंड्रेंस क्रिएट होता है कि वो आए फिर आर्गूमेंट करें, 2-3 डेटें उसी पे निकल जाती हैं। अब स्ट्रक्चर क्वेश्चनिंग, जब इनिशियल स्टेज होगी तो अक्यूज से स्ट्रक्चरल क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आपने चेक क्यों इशू किया था, इस पे आपके सिग्नेचर हैं नहीं है, क्या आपको लेना देना था क्या नहीं था। इससे ये कंफर्म होता है कि क्या केस ट्रायल में जाना भी चाहिए कि नहीं, अक्यूज की कोई लायबिलिटी बनती भी है या नहीं, या फिर ये चेक कोई फर्जी चेक तो नहीं है। ये कोर्ट वेरीफाई करता है, तो इसको वेरीफाई करने के लिए कह दिया गया। इसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो कही गई कि यूज ऑफ फिजिकल कोर्ट्स। अभी इलेक्ट्रॉनिक मोड्स में कोर्ट चल रही हैं महानगरों में, अगर देखें जैसे दिल्ली हो गया, कलकत्ता हो गया और आपका बेंगलोर जैसी सिटी, बहुत सारी सिटीज़ हैं इनमें, मुंबई जैसी सिटी, सॉरी बेंगलोर नहीं, तो इन सिटीज़ में अभी डिजिटल मोड से चेक बाउंस को डाला गया कि आप वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू भी इसकी सुनवाई कर सकते हैं। बट इसमें इशू ये आ जाता है कि मान लीजिए कोई वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू सुनवाई हो रही है, उस सिचुएशन में जो अक्यूज्ड पर्सन्स होते हैं वो कोर्ट में जब आते हैं तो उस सिचुएशन में जो इंटरेक्शन होता है वो ठीक से नहीं हो पाता, क्योंकि वीसी पे एक दूसरे को सिर्फ आप देख पा रहे हैं, फील नहीं कर पा रहे। तो कोर्ट के अंदर जब फिजिकली प्रेजेंट होते हैं, जज साहब वहाँ मौजूद होते हैं, दोनों पार्टीज के काउंसिल प्रेजेंट होते हैं, दोनों पार्टीज प्रेजेंट होती हैं, तो वहाँ नेगोशिएशन कह सकते हैं आप कि ठीक है मेरे पास इतना पैसा नहीं है, मैं अभी इसको किस्तों में दे दूंगा जो भी अमाउंट बनता है, तो वहाँ पर सेटलमेंट के चांसेस ज़्यादा बन जाते हैं। अगर हम इसको वीडियो कॉन्फ्रेंस में जाएं तो उसमें सेटलमेंट के चांसेस कम बनते हैं। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप इसको फिजिकली जाइए, सम्मन से पहले आप इसको वीसी पे कर लीजिए, वीडियो कॉन्फ्रेंस पे, उसके बाद जब आपको जाना है तो आप इसमें फिजिकली जाइए। तो ये बहुत सारे चेंजेस इसके अंदर किए गए। जजमेंट्स का नाम मैं लिंक बना के डाल दूंगा इस वीडियो में, आप देख लीजिएगा। ये बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट अभी पास हुआ है और अब नवंबर के बाद केसेस इसी पे चलेंगे, इसी पैटर्न पे। अब तक तो जो चलेंगे अक्टूबर में चलेंगे, नवंबर से जो भी न्यू केसेस फाइल होंगे सब इसी पैटर्न पे चलेंगे। तो ये जानना बहुत जरूरी था, इसलिए मैंने ये छोटी सी जानकारी आपको दी। ये कोई वर्क सॉलिसिटेशन के लिए नहीं है, मैं फिर से क्लैरिफाई कर दूं, ये सिर्फ एक सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस थी, जानकारी थी जो कि आम पब्लिक को पता होनी चाहिए। कई बार ये होता है कि एक एडवोकेट ने जज साहब को अपनी लैंग्वेज में कुछ कह दिया, जज साहब ने अपनी लैंग्वेज में समझा और एक ऑर्डर पास हो गया, तो नॉर्मल व्यक्ति को यही नहीं पता होता कि एक्चुअल में केस में हुआ क्या। तो उसको भी ये मालूम होना चाहिए कि मेरे को किस तरीके से चेक बाउंस केस को हैंडल करना है। कई बार क्या होता है कि चेक लिए घूमते रहते हैं, 3 महीने का टाइम निकल जाता है और फिर चेक बाउंस केस फाइल नहीं हो पाता, चेक की वैलिडिटी खत्म हो गई। कई बार क्या होता है कि चेक बाउंस करा के घर पे बैठे हैं और उसके लीगल नोटिस नहीं भेज रहे, 30 दिन का टाइम निकल जाता है, या फिर वो 15 दिन वाला पीरियड निकल जाता है, 1 महीने वाला पीरियड निकल जाता है। तो इससे क्या होता है कि एक्यूरेट जानकारी अगर पब्लिक को होती है तो फिर आप अपना बचाव बड़ी आसानी से कर सकते हैं और एप्रोप्रिएट एक्शंस ले सकते हैं। इसलिए ये वीडियो मैंने आपको बना के दी है। आप कुछ भी करने से पहले अपने वकील साहब से जरूर जानकारी ले लें कि एक्यूरेट जानकारी इसके पीछे क्या है। इसमें इस वीडियो में दी गई जानकारी केवल आपकी नॉलेज बढ़ाने के लिए है, ज्ञानवर्धन के लिए है, इसमें कोई वर्क सॉलिसिटेशन नहीं है, ये आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा। इसी प्रकार की अन्य जानकारी के लिए आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें दोस्तों। बने रहिएगा मेरे साथ लॉ एंड जस्टिस पे। नमस्कार।